डियर अजनबी, हाँ तुम्हें मैं एक अरसे से ढूंढ रही हूँ। हाँ तो मुझसे तो अधूरा प्रेम फिल्मों में भी नहीं सहा जाता तो मोहब्बत सबसे अच्छी नाकामयाब आदमी से होती है, क्योंकि पूरा टाइम दे रहा होता है। ख़वातीन और हज़रात, मैं शफीक सैफ़ी इस्तकबाल करता हूँ आपका उन टॉक शो के एक और नए एपिसोड में, जिसमें आज की जो हमारी मेहमान हैं वो शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक सामाजिक राइटर भी हैं जो समाज और दुनिया की बातों को अपने कलम से लिखते हैं, बुराइयों के ऊपर और अच्छाइयों के ऊपर। तो मैं इस्तकबाल करता हूँ मोहतरमा आज़ाद पाकी साहिबा का। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में बुलाने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी बातें हों दिल से हों, हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऑडियंस तक पहुँचा पाएँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, सो लेट्स सी। तो पाकी जी कहाँ से हैं वैसे आप? जी मैं आगरा से हूँ और कुछ सालों से दिल्ली शिफ्ट हो गई हूँ, तो दिल्ली मुझे हमेशा से अच्छा लगता था। मैं आगरा से भी शो करने दिल्ली आती थी। दिल्ली मेरे लिए इम्तियाज़ अली की फिल्मों वाला शहर है जी। तो मुझे दिल्ली से बेहद मोहब्बत है। और अगर आप देखा जाए तो दिल्ली में कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे इतने मॉन्यूमेंट्स हैं ना, इतना ज़्यादा हिस्ट्री है कि आप पूरा साल भर में भी नहीं घूम सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 2 साल हो गए एंड आई एम स्टिल इन लव विद दिल्ली। क्या बात है। हमेशा अच्छा, शायरी के अलावा और क्या करते हैं? जी मैं कॉपी राइटिंग करती हूँ। मैं यूएस क्लाइंट्स के लिए लिखती हूँ, तो मैं काफ़ी सालों से कंटेंट राइटिंग वाली फील्ड में हूँ, क्योंकि मुझे पता था शायरी मुझे सिर्फ सुकून के लिए लिखनी है, मुझे उससे पैसों का लालच नहीं था। तो इसीलिए मैंने लिखने से रिलेटेड काम ढूंढना शुरू किया एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनाया। अभी मैं फ्रीलांस काम करती हूँ यूएस क्लाइंट्स के साथ, एक एजेंसी के साथ। अच्छा, आपका नाम है आज़ाद पाखी। जी। एक तो पाखी का मतलब बताएं, पाखी का क्या मतलब है? पाखी के 2 मतलब होते हैं। PAKHI जो होती है उस पाखी का मतलब होता है तमिल में अ पर्सन हु कैन डू सुपर थिंग्स, और जो मैंने रखा है PAAKHI उसका मतलब होता है चिड़िया। अच्छा, आज़ाद आपने कुछ इंडिकेशन के तौर पे लिखा हुआ है या फिर कोई मैसेज है जो अपने नाम के साथ आप रखते हैं क्या? मैंने कुछ और सोच के लगाया था, लेकिन लोगों को लगने लगा कि मैं कोई वीरस कवि हूँ आज़ाद पाखी। बट क्योंकि ये मैंने आज़ाद लिखना तब शुरू किया जब मैं बहुत कैद में थी। I mean, जब थोड़ी बंदिशें थी कि बाहर नहीं जा सकते थे, फिर बहुत मेहनत के बाद ये आज़ादी मैंने कमाई, तो मैं शायद तब से इसलिए लिख रही हूँ ताकि वो मेरी लाइफ में हो जाए ऐसी चीज़। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से लड़के और मेहनत करके आज़ादी कमाई है, दैट्स वाई आज़ाद पाखी। अच्छा, फैमिली ये अलाउ नहीं करती आपकी? नहीं ऐसा नहीं, पहले नहीं करती थी? नहीं, अलाउ का इतना मसला नहीं था। मसला ये था कि हमारी जनरेशन में ठाकुर फैमिली, कट्टर फैमिली, तो इतनी कोई लड़की पढ़ाई ही नहीं गई। मेरे पेरेंट्स क्योंकि पढ़े लिखे थे तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, और फिर शायद इतना किसी को डेडिकेशन नहीं था, दिमाग नहीं था कि मतलब ऐसी चीज़ें भी करनी है। ज़्यादा घरेलू टाइप की लड़कियां निकली हमारे घरों में। फिर मैं शायद सबसे छोटी हूँ तो मुझे टाइम भी मिल गया, है ना, और फिर थोड़ी सी स्किल्स भी आ गई, पढ़ाई में अच्छी थी, तो बस इसीलिए शायद मैं अपने गांव घर जनरेशन की पहली लड़की हूँ जो। आपने साहित्य की भी पढ़ाई की है या फिर वो सिर्फ शौक के तौर पर? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ना मेरे घर में कोई लिखता था। मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं चुनते कि आप लिखेंगे, मतलब कलम आपको चुनती है कि आप लिखेंगे। तो मुझे नहीं याद मैं कब से लिख रही हूँ, मैं शायद बहुत छोटी थी, 5th क्लास में, तो मैं हॉरर स्टोरीज़ लिखती थी। और फिर उसके बाद शायद 9th-10th में पहला कुछ फेसबुक की चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती थी वो मैं डायरी में लिखने लगी थी। फिर राइमिंग करना आने लगा। फिर 12th में थोड़ा ठीक ठीक लिखने लगी थी। फिर मैंने कॉलेज में परफॉर्म किया। उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ऐसा भी होता है, लोग परफॉर्म करने आते हैं, तो मैंने 2018 से स्टेज पे परफॉर्म करना शुरू किया। अच्छा, आपको जो ये आज़ादी है या फिर आप कहते हैं कि लिखने काफ़ी मशक्क़तों के बाद में जाकर के आपने खुद लिखने का मौका मिला है,
तो आप किस तरह से सोचते हैं इस तरह से कि लड़कियों के लिए किस तरह की बंदिशों में रहना चाहिए, या फिर उन्हें आज़ादी मिले, या फिर किस हद तक मिले, या क्या मिले, उससे क्या इत्तेफाक लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अपना मुकद्दर खुद ही लिखता है। आपको, अब चाहे लड़का हो या लड़की, आपको कितनी आज़ादी मिलेगी ये आप ही डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप ही तय कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी कुछ फ्री में नहीं मिलता है ना। हमें हमारे देश को आज़ादी मिलने में कितना खून गया है, पसीना गया है। तो अगर आप किस्मत से, आपकी फैमिली बहुत समझदार है या फिर नए ख्यालात की है, खुली सोच की होती है, तो आसान है। मुझे तो पढ़ने के लिए भी बाहर नहीं भेजा गया। आप समाज से क्या उम्मीद रखते हैं, वो लड़कियों के साथ किस तरह से पेश आएँ कि जो उनके लिए आपकी नज़र में कंफर्टेबल हो और एक अच्छा जो सेफ जोन हो उनके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि हम लड़कियों को स्ट्रांग बनाने की तरफ फोकस कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, पेरेंट्स बुरे नहीं होते, उनको बहुत सारे डर हैं थोड़े। आप देखते हैं, मतलब जैसे आते न्यूज़ में वारदातें आ जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को डांस क्लास के साथ साथ आपको जूडो कराटे भी सिखाने चाहिए। प्लस उनको अगर पढ़ाई में अच्छी हैं तो आपको उनको एक बार ज़रूर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की को एक बार खुद से अकेले रहना चाहिए, चाहे वो हॉस्टल लाइफ जिए, चाहे वो जॉब के लिए जिए। क्योंकि लड़कियों का क्या होता है ना, एटलीस्ट मेरी फैमिली में जो मैंने देखा है कि वो घर में सबके लिए जीती रही, काम करती रही, उसके बाद अचानक से ससुराल पहुंच गया, वहाँ पे जी रही हैं। तो उनके अंदर ये वाली चीज़ आ ही नहीं पाती कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा कुछ वजूद है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। वो चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर मतलब एक गिल्ट आने लगता है कि मैं अपने लिए सोच रही हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी अपने घर में महिलाएं देखी हैं कि वो अपनी मन की सब्जियां भी नहीं बनाती, उनको याद ही नहीं उनको क्या पसंद था। तो उस कंडीशन पे ना जाएं लड़कियां, उनको उनका वजूद फील कराते रहें, उनको सपोर्ट करें, सहारा बने। और अगर ऐसा लगे कि गलत रास्ते पे बच्चे भटक सकते हैं, तो मुझे सबसे अच्छी बात जो है कि डेली 10 मिनट आप अपने बच्चे को सुने। डेली 10 मिनट अगर आप सुनेंगे तो वो कहीं बाहर कंधा नहीं ढूंढेगा कि उसको कोई चीज़ बतानी है, और धीरे धीरे आप उसके दोस्त बन जाएंगे। और घर में उसे दोस्ती मिल जाएगी तो बाहर दोस्ती नहीं। मेरा छोटा भाई है जैसे कि अंशु, ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे उसकी नहीं पता या मेरी उसको नहीं पता। हम दोनों बहुत, जबकि 8 साल का फ़र्क है मेरे छोटे भाई और मुझ में, लेकिन एक सेफ स्पेस दिया हुआ है मैंने कि कोई भी बात हो तुम पहले मुझसे कहो। अगर ये ऐसा कुछ भी अगर आपको घर में मिल जाता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग, तो मुझे लगता है कि फिर बाहर इतनी ज़रूरत पड़ती है। क्या बात जी। अच्छा, आपका एक शेर है जो मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, मुझे यार मैंने सुना था कि मेरी आंखों में जो है क्या तुमको पता है आशिकों की कैद है मोहब्बत का कुआं है। इसमें मेरा सवाल ये था कि आज तक जो भी शायर हैं वो आंखों को समंदर, झील या अलग अलग तौर पे बयान करते हैं, आपने एक दायरे में क्यों समेट दिया है, कुआं है सब? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ओवर एग्जैगरेट करना अच्छा नहीं लगता जी। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखा है तो वो उनकी डेप्थ है ना, समझने की। शायद उन्होंने अपने महबूब में ऐसा कुछ फील किया हो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समंदर में मैं किसी को डुबाना नहीं चाहती, मुझे मीठा पानी बनना है। क्या बात है। ठीक है, मैं खारा पानी नहीं हूँ, मैं मीठा पानी हूँ। मोहब्बत का कुआं है कि आओ बैठो, पानी पियो, थकान मिटाओ और जाओ। क्या बात है। अच्छा, मैंने मोस्टली देखा है आपकी पोस्ट वगैरह पे या फिर स्टोरीज पे आप अपनी आँखों की फोटोज वगैरह डालते रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है आपकी आंखों से या फिर पसंद है आपको? हाँ, मुझे अपनी 2 चीज़ें बहुत पसंद है। एक तो मुझे अपने दांत बहुत पसंद है क्योंकि ऐसे किसी के नहीं है, ठीक है, और इसकी भी कहानी है। और मुझे अपनी आंखें सच में बहुत सुंदर लगती हैं। हाँ, मुझे अगर देखा जाए पूरी बॉडी में अगर एक चीज़ चुनी जाए कि मुझे क्या अगले जन्म में भी चाहिए तो वो मेरी आंखें होगी। मुझे अपनी आंखें बेहद पसंद। अच्छा, इसी से मुझे याद आता है कि आपकी, मैंने बताया कि आपकी पोस्ट वगैरह देखी या फिर स्टोरीज वगैरह देखते हैं, तो उनमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नज़र आती है वो एक तो ये कि आप खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अपने ऐसा महसूस होता है कि आप खुद अपने आप में अपनी एक फ़ैन है बहुत। तो ये एक आदत है या फिर खुश रहने का कोई एहसास है, क्या है? सेल्फ लव आर्ट है, आर्ट। मुझे ऐसा लगता है कि
हम सबको खुद को पसंद करना चाहिए। और टीनेज में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं। और इंडियन फैमिलीज ना इतनी उल्टी होती है कि अगर आप ही अपने बच्चों को ऐसी वैसी चीज़ें कह देंगे कि तुम मोटे हो, तुम्हारी नाक अच्छी नहीं है, ये अच्छा, तुम्हारे दांत टूटे हैं, तो बाहर जाके तो बंदे का वैसे ही कॉन्फिडेंस खत्म है ना। तो मुझे हर कोई अपने आप से मुतमईन नहीं होता है कि हर किसी को ये शिकायत होती है कि मैं पतला ज्यादा हूँ, हाँ, किसी को ये होती है कि मैं मोटा ज्यादा हूँ, हाँ, किसी को ये होती है कि मैं फिट नहीं हूँ। हाँ, तो आप अपने आप से संतुष्ट हैं? हाँ, मुझे, हाँ, 12 तक मुझे फिर भी अपने दांतों को लेके मैं थोड़ी कॉन्शियस थी कि शायद ये, लेकिन अभी मैंने बोला ना से मुझे 2 चीज़ें बहुत पसंद है, एक अपने दांत और एक अपनी आंखें। वैसे मैं पूरी की पूरी खुद को बहुत पसंद हूँ। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ पे, जिस तरह से आप अपना मुझे ऐसा लगता है कि देखो, आपको ना हर दिन बेटर बनना चाहिए, लेकिन आप खुद को बिना क्रिटिसाइज किए खुद के दोस्त बन के बेटर बनिए। ठीक है, आपको ये नहीं कहना कि तुम मोटे लग रहे हो इसलिए जिम जाओ। आपको ये कहना है कि देखो यार, अभी कमाल तो तुम अभी भी हो, लेकिन अगर हम जिम जाएंगे ना तो बात और हो जाएगी, थोड़े और अच्छे लगोगे, कपड़े थोड़े और खिलेंगे, चलो ना जिम जाके भी देखते हैं। इस अप्रोच से अगर आप चलेंगे, जैसे कि आप किसी दोस्त के साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है और बेटर होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप में कोई खराबी है, हाँ उसको अपनाइए, लेकिन अगर उस पर काम हो सकता है। अब जैसे फीचर्स की बात हो गई, नाक आँख, अब उसका तो कुछ नहीं हो सकता है ना, लेकिन अगर जैसा कि आपका बॉडी है, जैसे कि अगर आप थोड़े से मोटे हैं, थोड़े से पतले हैं, जिन चीज़ों पर काम हो सकता है, ग्रूमिंग हो गई है ना, तो आप उस पर काम कर सकते हैं, पर क्रिटिसाइज करके नहीं, दोस्त बन के। क्या बात है। अच्छा, एक आपकी कविता है जिद्दी लड़की जी, वो किस तरह से आपके वजूद में, आप खुद एक जिद्दी लड़की हैं या फिर क्या? मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी लड़कियां घर चलाती हैं और जिद्दी लड़कियां देश। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में जिद्दी लड़की को ऐसे बनाना चाहिए, परवरिश ही ऐसी मिलनी चाहिए कि बेटा अपना जो भी हक है, जो सही लग जाए वहाँ पे अड़ जाना। ये मैंने देखा, अमूमन लड़कियां जो होती हैं ज़्यादातर जो क्या 14-15 से पहले की, वो बहुत जिद्दी होती हैं। सबसे ज़्यादा उन घर में अगर बात कोई मानता है, उनके पिता अगर किसी की बात मानते हैं तो वो बेटियों की मानते हैं, लेकिन वक्त के साथ वो इस तरह से सांचे में ढलती जाती हैं। माँ सिखाती रहती है ना, हाँ, माँ सिखाती रहती है कि भाई को दो, है ना, अगर घर में 1 गिलास दूध है तो भाई को दे दो, तुम तो पी लोगी, अच्छी पढ़ाई करवानी है तो भाई को करवा दो, तुम तो कर लोगी। तो हमको धीरे धीरे ऐसे सिखाया जाता है कि चीज़ें ऐसे छोड़ते चलो, भले ही आप काबिल हो, आप ज़्यादा काबिल हो, पढ़ाई में होशियार भी हो, लेकिन आपको हॉस्टल नहीं भेजा जाएगा, भेजा भाई को जाएगा। आपकी दोस्त ज़्यादा हैं, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, या फिर अपनी एक अलग तन्हाई में, या फिर एक अलग सुकून भरी जिंदगी? मेरा 50-50 रहता है। मुझे जितना अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ, मुझे उतना ही अपना मी टाइम भी चाहिए। मतलब मैं अकेले रह के खुद को फुलफिल करती हूँ, है ना, क्योंकि थोड़ा सा होता है कि आप एम्प्टी कप से और पानी नहीं दे सकते, तो मैं खुद को पहले खुश रखती हूँ, फिर मैं वो खुशियाँ अपनी दोस्तों में बांटना पसंद करती हूँ। और मेरी फीमेल फ्रेंडशिप्स बहुत अच्छी हैं, बहुत लंबी लंबी दोस्तियाँ चल रही है मेरी। एक UKG की फ्रेंड है, 7th क्लास से दोस्त है, मतलब कम से कम अगर कोई अच्छी मेरी दोस्त होगी तो 5 साल तो हो गए होंगे हमारी दोस्तियों को। मुझे लगता है कि लड़कों में दोस्ती बेहतर हो सकती है, लड़कों की ज़्यादा हो सकती है, पर ना लड़कियों की दोस्ती हीरा जैसी है, अगर मिल गई, सच्ची वाली मिल गई, तो फिर लाइफ लॉन्ग रहती है। मेरी मम्मी की अभी भी एक दोस्त है जिनसे अभी भी उनकी बातें होती है, मिलना हो ना हो, लेकिन क्योंकि लड़कियों के लिए ना मिलना ज़रूरी नहीं होता, गेड़ी बांटना ज़रूरी नहीं होता, हमारे लिए इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे की कहानी पता है ना, अच्छा जल्दी जल्दी जो एपिसोड है उसको एकदम ऐसे जल्दी से रिवाइंड करके सुना दोगे, अच्छा 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 क्या हुआ। हमारी बातें इस पे नहीं होती कौन सी गाड़ी, कौन सा बंगला, नहीं, हमारी बातें हो रही होगी लाइफ में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, इमोशनली क्या चल रहा है, किसी बात से परेशान तो नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है फीमेल फ्रेंडशिप्स आर लाइक होम। अगर आपकी अच्छी चल रही है और अगर आप मिल पा रहे हैं, जैसे मैं बहुत लकी हूँ, मेरी फीमेल फ्रेंडशिप्स में हम मिल पाते हैं। खास दोस्त हैं या फिर
नॉर्मली हाय हेलो नहीं, कुछ एक लड़कियां अलग जो दोस्त है मेरी वो बहुत खास दोस्त हैं। हाँ, एक आध लड़के जो होते हैं वो हाय हेलो हो सकता है, लेकिन लड़कियां अगर हैं जो भी हैं वो सब वो खास है। बहुत खास है। अगर वो मेरे घर आ रही है तो मैं जान लुटाना ये चाहूंगी गिनती उनपे। कहाँ तक पहुंच जाएगी अगर मुझे गिनना चाहें तो? कौन सी लड़कियां? जी, अभी मेरी 3-4 दोस्त तो हैं जो बहुत पक्की हैं, आसपास रहती 3-4 हैं। ही हैं। हाँ, तो और ठीक है, फिर आप नाम ले लीजिए। सुरभि है सबसे पहले, फिर सान्या है, फिरदौस है, सोनिया है, और मेरी कॉलेज की फ्रेंड्स 3-4 हैं। बताई थी आपने, बाकी का तो बाकी। अब जिन जिनके नाम आपने नहीं लिए उनसे आपकी तकरार होनी। जी। अच्छा, अब अमूमन आप शायरी करते हैं, जाहिर सी बात है, और साहित्य भी लिखते हैं, तो प्यार, मोहब्बत, समाज, दुनिया, इन सब के इर्द गिर्द शायरी घूमते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि और लोगों के या फिर अपने जो किस्से हैं, कहानियां, एहसासात हैं, उनको महसूस करके एक राइटर लिखता है। जी। तो आपसे प्यार से ही शुरू करता हूँ कि एज ए राइटर आपकी नज़र में क्या है, या फिर एक लड़की के तौर पर मुझे आप किस तरह से देखते मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए प्यार वो कंधा है जो उनको अपने घर में नहीं मिला। हैं? ठीक है, और इसीलिए शायद हमने बाहर कंधे तलाशे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है प्यार को आप पूरी जिंदगी ही एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, उसकी नई नई डेफिनेशन निकलती जाती है। लड़कियों के लिए तो स्पेशली हर एज पर ऐसा लगता है कि ये प्यार है ना। जैसे माँ बनते हैं तो हमको तो फिर कुछ और प्यार रहता ही नहीं, सिर्फ वही प्यार है, ममता ही प्यार है हमारा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ह्यूमन आप इवॉल्व होते जाते हो, प्यार की डेफिनेशन चेंज होती जाती है। फिलहाल मेरे लिए प्यार ये है कि कोई साथ चल दे बिना ये देखे कि मेरा फायदा नुकसान। हाँ, फायदा नुकसान, क्योंकि आज की दुनिया में फायदा नुकसान बहुत है, सबसे पहले है ना। क्योंकि जब आप लड़के की तस्वीर देखते हैं तो आप देखते हैं कि कितना कमा रहा है ना। लड़कियों की देखते हैं तो कितनी गोरी है, काली है ना। और सबसे ज़्यादा बुरा तब होता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप सुइटेबल हो, है ना, आप पे सारी चीज़ें हैं, आप कमा भी रहे हो, सुंदर भी दिख रहे हो, तो फिर आप ऐसे लोगों को भी पसंद आ जाओगे जो आपको वर्ती भी नहीं है ना। तो गलत हाथों में ना चले जाओ, इसका डर लगता है ना। ये बहुत जरूरी हाँ, और इस एज पे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिश्ते आ रहे होते हैं, पेरेंट्स ढूंढ रहे होते हैं, और आप ना चाहते हुए भी उसी क्राइटेरिया से ढूंढ रहे हो जो पेरेंट्स हैं। मतलब क्योंकि मेरे घर में तो लव मैरिज का सीन ही नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं। तो आप घर वालों को आपने बताया कि इस तरह के ख्यालात हैं कि अरेंज मैरिज के, जी, आपके क्या ख्यालात हैं, अरेंज मैरिज या फिर लव मैरिज? मुझे मैं आपके क्या अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, लोगों के लिए नहीं क्या प्रेफर करेंगे या फिर आप किसको अच्छा मानते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है शादी के लिए अगर आपको इंसान अच्छा मिल गया है, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ा जा सकता है, ये उतना लायक है कि मैं अपने घर वालों का थोड़ा दिल दुखा सकती हूँ एक हद तक, तो आप ज़रूर लव मैरिज कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इंसान इतना वर्ती नहीं कि मैं अपने लोगों को दुखी करूंगी, है ना, और आपको 100 रेड फ्लैग दिख रहे हैं, बस आपको एक अटैचमेंट हो गई, आप उसी में चले जा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है, आप अपने घर वालों की पसंद से कर सकते हैं। वो अजनबी जिसको आप बरसों से ढूंढ रहे हैं, आपकी एक कविता है जी, डियर अजनबी। कोई हैव यू गॉट हिम? जी, मैं 2020 में लिखी थी डियर अजनबी कविता, और मैं सच में ढूंढ रही हूँ तभी से। उसमें मैंने लिखा, जानते हुए कि घर वाले अलाउ या ये सब पसंद नहीं करेंगे लव मैरिज वगैरह। जी, मैंने उसमें लिखा भी था कि मैं पते पर आपके पैमानों पे अगर खरा उतरता हुआ कोई मिल गया आपको, हाँ, तो फिर कि मैं पते पर बस एक एहसास लिए तो मैं हर पते पर पूछ रही हूँ, डियर अजनबी, हाँ तुम्हें मैं एक अरसे से ढूंढ रही हूँ। हाँ, तो उसमें यही था कि ना जाति धर्म ना कद काटी, है ना, ऐसे करके मैंने लिखी थी। तो हाँ, मैं ये मानती थी 2020 में, थोड़ी छोटी भी थी, कि मुझे अगर कोई ऐसा इंसान मिला जिसके साथ मुझे लगा कि
वो मेरे सपने समझेगा, मेरे अपने समझेगा, और जिसके साथ हाथ थाम के दुनिया जीती जा सकती है ना, कि मतलब वो है ना, मुझे नाम नहीं याद कि तुम दुनिया भी साथ दे दे तो क्या बात है, तुम हाथ थाम लो तो कोई और बात है, ऐसा कुछ है। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई मिलता, लेकिन अब वो ये है, शर्त ये कि डियर अजनबी वही है जिसके साथ आप एंड अप करो, क्योंकि अगर कोई चला गया बीच में तो वो डियर अजनबी था ही नहीं, है ना। तो ऐसा हुआ कि आपको लगा कि कभी लगा तुम अब मिलोगे, कभी लगा ये तुम ही हो, है ना, कभी लगा तुम अब मिलोगे, कभी लगा ये तुम ही हो, तुम्हारी तलाश में न जाने कितने जख्म अपने नाम कर रही हूँ, अफसरदा हुई है मेरी रूह कई दफा, तश्किन नहीं कहीं बेचैन फिर रही हूँ। इश्क क्या है खबर नहीं, इश्क क्या है खबर नहीं, पर मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, इस अकीदत को मैं खुद का पासबान कर रही हूँ। और वो कहते हैं ख्वाब हकीकत नहीं बनते, पर मुझे पता है हम मिलेंगे, और इस यकीन पर मैं अपनी हर शफक वीरान कर रही हूँ। डियर अजनबी, हाँ तुम्हें मैं एक अरसे से ढूंढ रही हूँ। अब आपने एक आपका कविता का एक पाठ है या फिर पूरी कविता है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैंने कहीं तो सुना था कि प्रेम अधूरा अच्छा है। प्रेम अधूरा अच्छा है, शायद मैंने लिखा हो, लेकिन मैं तो चाहूंगी प्रेम सबका पूरा हो, मुकम्मल प्रेम। मुझसे तो अधूरा प्रेम फिल्मों में भी नहीं सहा जाता तो लेकिन जिंदगी में भी सहना पड़ता है, कभी कभी ऐसा होता है। और फिल्म देख करके रोने लगता है अब तो कम, लेकिन हाँ पहले होता था, अब तो थोड़ी समझ आ गई, अब थोड़ा कम, और पहले बहुत होता था। मैं लैला मजनू से कभी नहीं निकली। एक और चीज़ बताती हूँ, वो जो कैस है, जबकि उनकी कितनी गंदी ट्रेजेडी वाली मूवी है, पर वो जो कैस है, मैंने उस पर लिखा था, मतलब एक पोस्ट डाली थी मैंने कि अगर इस जिंदगी में मैं किसी के लिए कैस ना हुई या कोई मेरे लिए कैस ना हुआ तो ये जिंदगी बेकार है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक बार वो प्यार एक्सपीरियंस करना है कि जिसमें सच में लॉजिक खत्म हो जाता है, जिसमें आपको नहीं दिखता कि सामने वाले के पास क्या है क्या नहीं है, कोई सरहद नहीं रोक सकते। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा कोई वर्ती मिला नहीं जिसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का दिल दुखाती। तो अभी मेरी वही है कि वही ढूंढेंगे, शायद वही डियर अजनबी लाएंगे, क्योंकि इतना कोई सबसे ज्यादा अजनबी तो घर वाले ही लाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा डियर अजनबी। और मेरी कविता में ये भी ऑप्शन था कि अगर तुम मुझे अभी कहीं मिल जाओ, सोशल मीडिया पर मिल जाओ, मेरी गज़लें सुनना चाहो या यही कहीं टकरा जाओ, मैं समझ जाऊंगी, है ना, या फिर मेरे माँ पापा की पसंद बन के आ जाओ। तो ऐसे भी मैंने ऑप्शन रखा था, तो आई गेस वही वाला काम आ रहा है जी। अच्छा, प्यार जो होता है ये किसी को एक बार, ये जो होता है एक बार देखने से ही जो लोग दावा करने लगते हैं कि हो गया बस, तो ये आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, होता है ऐसा कुछ? मैं बहुत फिल्मी लड़की हूँ, मतलब बहुत हद की फिल्मी लड़की। मैंने कहा ना, मेरे लिए दिल्ली इम्तियाज अली की फिल्मों वाला शहर है। तो आप देखते ना उनकी मूवीज में लैला मजनू, लैला मजनू जैसे बस उसने एक नज़र देखा था कि वो टॉर्च वाले सीन पे वो गिर गए थे मज़ार में से, वो बस देखा था। और वहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन को बुरा नेगेटिव क्यों मानना है कि सिर्फ अट्रैक्शन है, मतलब तो वो पहला कदम है। क्या पता उसके बाद आपको पूरी कहानी पड़ी हो आपकी, है ना। आप अट्रैक्शन को बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि अगर नज़रें मिली और नज़रों से ही कुछ नहीं हुआ तो फिर प्यार कहाँ से होगा। शुरुआती वही है। मुझे लगता है कि हाँ, मुमकिन है कि आपने किसी को देखा, नज़रें मिली, अट्रैक्शन हुआ और उसके बाद आपको पूरी कहानी मिले, तो कोई बुरी बात नहीं अगर कोई दावा कर दे। अट्रैक्शन में फिर क्या होता है कि किसी एक बंदे को तो जाहिर सी बात है कि वो पसंद आ गया, हाँ, जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी वो पसंद आए। हाँ। अब जब कोई बंदा जिसके जहन में वन साइड फीलिंग आ जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, या फिर किस हद तक जाना चाहिए, या फिर क्या कर गुजर जाना चाहिए, या फिर कहाँ पे अपना मन को थाम लेना चाहिए? अब इस पर दो तीन चीज़ें। पहली तो मैं ये कहूँगी कि प्यार बताने का नहीं, जताने का विषय है, निभाने का। स्पेशली सही वर्ड ये होगा। मैं भी ये मानता हूँ कि प्यार को अगर बताना पड़े तो फिर वो प्यार ही नहीं है। ये वाली लाइन सही रहेगी कि प्यार जताने का विषय नहीं, निभाने का विषय है ना। क्योंकि और अब डिपेंड ये करता है, लेकिन जब आप प्यार
निभा रहे हैं उससे सामने वाले जिस इंसान से आप प्रेम कर रहे हैं उसको तकलीफ तो ना हो, ये भी आपको देखना है कि वो इरिटेट हो रहा है, वो परेशान हो रहा है और आप फिर भी ज़बरदस्ती के आप उसको प्यार थोप रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, अगर सामने वाले ने आपको दोस्त के रूप में भी अपना लिया है कि ठीक है तुम मेरे अराउंड रह सकते हो, मेरे लिए चीज़ें कर सकते हो, पर मैं या तो आना नहीं चाहता या चाहती या फिर मैं किसी और के साथ हूँ, वो अब आप वहाँ पे चूज करेंगे कि आपको लॉजिकल जिंदगी चाहिए कि आपको प्यार चाहिए। प्यार और ये जो लेन देन वाली चीज़ है वो बहुत अलग चीज़ है। मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा लॉजिकल लोग प्यार नहीं कर पाते, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ना वो लोग प्यार नहीं कर पाते, उनको फिर वो चाहिए कि वो भी मुझसे करता हो। ये प्यार ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो करते रहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे चाहिए तो ऐसी इसमें कोई बुराई नहीं है। एवरीवन डिजर्व्स टू बी लव्ड एंड बी हैप्पी। तो आप फिर इतना मत सोचिए कि हाय मैं प्यार में हूँ, नहीं है आप थोड़ा पीछे जाइए। और ज़िंदगी में बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से सबको प्यार मिल जाता है। ठीक है, आपको उम्मीद रखनी चाहिए कि प्यार मिलेगा, आप डिजर्व करते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं है, अगर वो अपनी लाइफ में खुश हैं और आपके होने ना होने से कोई खास फर्क भी नहीं पड़ रहा है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप कोशिश कीजिए, दुआ दे के कोशिश कीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में वेट करें डियर अजनबी का। ठीक है, क्योंकि जब वो आएगा तो जैसे आप कह रहे हैं कि यार मुझे तो अब प्यार होगा ही नहीं, कुछ नहीं, डियर अजनबी तो है ही वो कि जो आके सारी दीवारें तोड़ देगा। हाँ, बनाई आपके लिए, तो आप इंतजार कीजिए खुशी से। अच्छा, जब कोई फिर क्या होता है कि जाहिर सी बात है कोई भी अगर रिश्ते में आ जाते हैं तो एक अच्छा रिश्ता क्या होता है दो एक कपल्स के बीच में, जिससे उनकी बॉन्डिंग लॉन्ग लास्टिंग रहे और फिर वो एक मुकाम पे जा कर के जिसका खात्मा खात्मा नहीं हो, खात्मा ही ना हो और एक नया नाम जो कि सबसे बड़ा नाम होता है उस नाम के साथ जुड़ जाए, तो किस तरह से दोनों को एक दूसरे के साथ पेश आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है एक तो सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए रिस्पेक्ट। ठीक है, वादे वगैरह प्यार व्यार सब बात की बात है, कब तक रहोगे, कब तक चलोगे। जो मैंने गलती करते हुए देखा है लोगों को और शायद खुद भी, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले से शादी तो करेंगे ना, मतलब एकदम 7 जन्म वाली हमने सोच लिया। अब उससे क्या हो रहा है कि जब आप वहाँ का सोच के चल रहे हो तो आप अभी की सारी गलतियाँ इग्नोर, सारी चीज़ें माफ, ऊपर से आज जो चल रहा है वो आप देख ही नहीं रहे हो, आप उस हिसाब से सारी चीज़ें इतने प्रेशर में देख रहे होते हो कि आज की चीज़ें ही मर जाती हैं और फिर शादी भी नहीं होती है। आप जिस चीज़ के लिए लड़े जा रहे हो वो भी नहीं होता, क्योंकि कोई क्यों ही रहेगा जब आज ही चीज़ें साथ नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले होता है रिस्पेक्ट, वैल्यूज मैच करिए। एक कोर होता है इंसान का, ठीक है, जो नहीं बदलता। चीज़ें ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन एक कोर है वो नहीं बदलता। जैसे कि मैं अपनी कोर बताऊं कि मैं कितना भी कुछ हो जाए मैं कभी अब्यूज नहीं कर सकती, मेरे अंदर आता ही नहीं है। ठीक है, या मेरे को गुस्सा इतना नहीं आ सकता कि मैं चीज़ें तोड़ दूंगी, कभी आता ही नहीं, मुझे इतना गुस्सा नहीं आ सकता। ये मेरी कुछ कोर है। और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी, चाहे कितना भी गुस्सा है, रिस्पेक्ट नहीं चाहिए। और मैं सामने वाले की फैमिली उसको भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये मेरी कोर वैल्यूज़ हैं। अगर आपका कोर खराब है तो फिर कितना भी प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो शुरू में आप रिस्पेक्ट देखें, कोर वैल्यूज देखें। अगर आप आज खुश है ना, अगर आप आज खुश हैं तो मुझे लगता है कोई इंसान छोड़ के जाता है, वो छोड़ के तब जाएगा जब खुशी नहीं है। मतलब दोनों में से कोई एक खुशी नहीं है। आपको फोकस करना है आज को स्टेबल करने पर, खुश रहने पर। कम्युनिकेशन बेटर करिए, जानिए एक दूसरे को कि किस लहजे में और कैसे बातें समझ में आती हैं। किसी की आप जैसे 5 लैंग्वेजेस होती हैं लव में, गिफ्ट, टच, टॉक, ऐसे करके 5 होती हैं। तो जानिए कि वो सामने वाला कैसे समझ सकता है। जैसे मैं शायर हूँ तो मुझे वर्ड्स बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और मेरी त्रासदी देखे कि आज तक मुझे किसी ने खत नहीं दिया लिखकर। ठीक है, और मुझे आज तक किसी ने खत नहीं दिया, स्पेशली जिनसे लगे कि मिल जाता तो जिंदगी बहुत अच्छी। ऐसे बहुत फैंस ने तो ऐसे बहुत शायरियाँ लिख के भेजी हैं। ये उम्र का तकाजा तो नहीं है क्योंकि आप नई जनरेशन में जिसमें इस तरह के मामले हुए नहीं, मैंने लिखे हैं। तो मैंने सच में अपने दोस्तों मेरे को एक खत मिला है जो मेरे छोटे भाई ने दिया है।
ठीक है, उसने मुझे सिस्टर्स डे पे दिया था, टू द फर्स्ट गर्ल आई एवर रॉट, ठीक है, मतलब वो पहली लड़की जिसने उसके लिए किसी मतलब उसके लिए लिखा है, किसी लड़की के लिए, मेरे छोटे भाई ने। वो बहुत पैम्पर करता है मुझे, खत वो करता है, तो पहला खत मुझे और उसी से ही मिला, और वो उसका पहला खत था, तो ये बात तो और दिल को मेरे हमेशा याद रहेगी कि उसने अपना पहला खत मेरे नाम किया, क्योंकि वो जानता है बात कि दीदी के मन में ये है कि उनको कभी लेटर नहीं मिला है, तो इसलिए। तो बाकी मुझे देखिए ऐसा लगता है कि अगर मैं हूँ आज की जनरेशन में, मैं भी तो आज की लड़की हूँ, तो अगर मैं खत लिख सकती हूँ तो ज़रूर ऐसा कोई होगा जो खत लिख के मुझे देगा, ठीक है। ये सबसे पहला, अगर घर वालों की मर्जी से शादी हो तो ये उनके कान में डाल देना कि इस तरह से बोल देना कि भाई इस तरह से हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, शादी के बाद में किसी भी तरह से शादी हो जाए, लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, लेकिन उसके बाद में ना अमूमन दिक्कतें लड़के की फैमिली लड़के की फैमिली के लिए या उनकी वजह से या फिर उनके बीच में ये ज़्यादा आजकल या पहले से भी आती है। तो उनका मेन रीज़न क्या होता है या क्या हो सकता है, या फिर किस तरह से उसको एक अच्छी लड़की को डील करना चाहिए, एक सुलझी हुई लड़की को डील करना चाहिए? सुलझी हुई लड़की, अच्छी लड़की, ये आप सवाल कर रहे हैं ज़िद्दी लड़की से, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सबकी जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ लड़के की जिम्मेदारी है, सिर्फ लड़की की जिम्मेदारी है या उसके घर वालों की जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक कोलैबोरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई वेंचर भी शुरू करते हैं, ठीक है, कोई नई जॉब भी हमारी लगती है, तो हम उसमें टाइम देते हैं, 1 महीने का ट्रायल पीरियड देते हैं, किसी नए वेंचर को 6 महीने का पीरियड देते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा, है ना। मुझे ये पता है कि इसमें ये है कि इसको चलाना है, और जबकि इसमें तो ये भी पता है कि चलाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआती पीरियड है, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, ना घर वालों को लड़की से होनी चाहिए, ना लड़की को ऐसा लगना चाहिए कि मेरे लिए एकदम ही वक्त देना चाहिए, सब चीज़ें में एडजस्ट हो जाएगा ना। उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, पूरी अपनी ज़िंदगी बदल के कोई आया है आपके लिए, है ना। और सेम अब इस बीच में जो कड़ी होता है वो होता है लड़का, तो उसको होता है कि थोड़ा सा उसका अगर रोल पास करे, क्योंकि इस वक्त क्या है कि अभी जानते नहीं है, अगर इस वक्त एक दूसरे को कुछ भी बोलेंगे तो दिल में बैठ सकता है ना, खूबियां बयान करे एक दूसरे की या जी, गलतफहमियां दूर करे जी। बाकी मैं ये कहूँगी कि आप सिर्फ लड़के से नहीं ब्याहे जाते हैं, आप पूरी फैमिली से ब्याहे जाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जैसे लड़कियाँ आज मतलब ये हम चाहते हैं, हम जैसे मेरा इतना खास ओपिनियन नहीं है, बट मैंने देखा है कि ऐसे ख्वाहिश होती है कि लड़का लड़की जाके अलग से रहें, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम या जितना मिल पाए, जब किसी की जॉब है तो आप क्या ही कर सकते हैं ना, लेकिन आप जब उसकी फैमिली से मिल रहे हो, जितने दिन रह रहे हो, मुझे लगता है आपको उनको इतना ही एकदम प्यार से पढ़ना चाहिए जितना आप कोई अपने नए प्रोजेक्ट को पढ़ोगे, हर डिटेल, है ना। पीपीटी बना लीजिए, ननद का क्या क्या बचपन है, क्या क्या है, आप एकदम उनके दोस्त बनिए, क्योंकि आपने मिस कर दिया है, अपने पति का बचपन मिस किया है, ननद का बचपन, देवर का, सबकी चीज़ें आपने इतनी मिस की, और आपको एकदम से जाके बीच एपिसोड घूम करके आइए, हाँ, और बीच एपिसोड से जाके आपको एक्टिंग ही करनी है, आपको पुरानी कहानी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, किरदारों से पूछेंगे पुरानी कहानी क्या रही, तो अब मैं थोड़ा सा वैसे ही एक्ट करूंगी, है ना। आप अपने पति के बारे में इतना उससे नहीं जान पाएंगे जितना उसकी फैमिली से जान लेंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उनसे भी जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़कियों की ख्वाहिश होती है या फिर जो चाहती हैं या फिर बोलती भी हैं कि फैमिली छोटी होनी चाहिए, या फिर फैमिली में कोई भाई नहीं हो या फिर उसकी बहनें ना हो, इस तरह को ज़्यादा प्रेफर करती हैं, बोलती भी हैं, चाहती भी है, कई ख्वाहिश है, मैं नहीं कहता सभी चाहते हैं। तो ये किस तरह से, मतलब ये क्या, मैं बताती हूँ ये कहाँ से आया और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। ये आया है, अपनी मम्मियों को हमने देखा है काम करते हुए, कमर तोड़ काम करते हुए, है ना। तो हमने देखा है कि वो पूरे दिन काम करती रहती थी, सुबह ब्रेकफास्ट बनानी, लंच बना दो, लंच बनानी, डिनर बना दो, तो ये चीज़ें इतनी हुई है ना, और दबाव। लेकिन मुझे लगता है आज की जनरेशन बहुत चेंज है, कोई जेठानी नहीं दिखा रही है कि मैं जेठानी हूँ, कोई ननद नहीं दिखा रही, मैं वो वैसे डरे बैठे हैं कि कुछ करना दे हमारे ऊपर, ठीक है। तो वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा अब तो पैम्परिंग मिलती है बहुओं को, है ना। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ससुराल वालों को ना थोड़ा सा ना इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मेड लगाइए आप ना, कोई लोगों से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबके अपने कमरे होते हैं,
ठीक है, सबके अपने कमरे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो थोड़े लो स्तर से हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ नॉर्मली जैसे फैमिली है। हाँ, सबको एटलीस्ट जो नया जोड़ा होता है उसको अपना कमरा मिलता ही है, ठीक है, हमारे घरों में मिलता है। तो ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप फैमिली के संग ही रह रहे हैं। काम की बात आती है, लड़कियां डरती है कि जो कमर तोड़ काम कराया जाएगा, 24 घंटे चाय बना के देनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब 10-15 हज़ार 5 हज़ार की मेड लगाइए और खुशियां देखिए घर में खिलखिलाती हुई, ठीक है। तो क्या कहते हैं आप, लड़कियां मेहनत करना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मेहनत करना नहीं चाहती हैं वो। मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे आप जॉब पे जाते हैं, ठीक है, डेली मैंने बहुत घर का काम किया हुआ है। मैंने बहुत 12th क्लास से और शायद ग्रेजुएशन के बाद तक भी मैंने अपनी मम्मी को बर्तन भी नहीं धोने दिए हैं, रात के, स्पेशली रात के, और ये ऐसा काम होता है ना कि आप कितना भी चमका के आज कर लो, कल से फिर सुबह उठना है, फिर झाड़ू पोछा, और इतना लॉन्ग टर्म काम होता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ आपको करते जाना और फिर से करना और फिर से करना और फिर से करना। एक दिन में नहीं लगेगा, 2-3 महीने, 4 महीने, साल भर, क्योंकि आपको संडे भी नहीं है। ये मुझे लगता है ये घर के काम जो है ना इतने एग्जॉस्टिंग काम है, क्योंकि ऑफिस का वर्क आप एक दिन जम के करोगे तो थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स रहता है, ठीक है, लेकिन ये वाले जो घर के काम है ना इतना एग्जॉस्ट कर देते हैं कि इंसान को। और सबसे ज़्यादा बुरा ये होता है कि इसी काम को वैल्यू नहीं है, कोई आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। करोगे अपना काम है, बच्चे भी कह के, हमने भी कहा है अपनी मम्मियों से कि करो तुम्हारा काम है, मैं नहीं कर रही, कहते हैं, जबकि उनका काम क्यों है, काम खाया तो हमने भी, बर्तन तो हमारे भी पड़े हैं, अभी बड़े होके समझ आता है। तो ये अपने रिश्ते को एक फैमिली के साथ जो ससुराल में जा करके उनके साथ अच्छे से पेश आए, उनसे रिश्ता किस तरह से बनाए लॉन्ग टाइम के लिए। मुझे तो लगता है लड़कियों को ना खुद ही कमा के मेड लगानी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपको ना सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपने खुद को नहीं जाना। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुद को पाया है कि मैं अगर अपना फोकस, अपनी स्ट्रेंथ कमाने में लगाती हूँ ना, बहुत अच्छा कमाती हूँ, ठीक है, लेकिन यही मैंने अपने बहुत सारे साल घर के कामों में बर्बाद किए। और वो घर के काम मैं इसलिए करती थी क्योंकि मैं जितने आप कमा रहे थे इतने पैसों में 4 मेड आ जाएंगी, 4 और ज़्यादा मेड आ जाएंगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आप इतना कमाओ कि आप खुद मेड लगा लो, आपको ससुराल वालों को मुंह भी नहीं देखना है, और बहुत पूछ के लगाओ, ठीक है, उसको बोलो कि जो बोले ना वो खाना बनाओ, मैं राशन भरवाऊंगी, ठीक है। घर वालों को खुश रखो, आपको घर वालों को खुश रखना है, आपको ऐसा नहीं दिखाना, छोटा नहीं दिखाना कि अब तक आप काम कर रही थी, मैं महारानी आई हूँ, मैं नहीं करूंगी। आपको बहुत क्लियर करना है कि मैं इसमें ज्यादा अच्छी हूँ, ठीक है, उसमें मेरा मन नहीं लगता, ये बात मेरा मन नहीं लगता उन कामों में। अच्छा, ये शादी के बाद की बात करेगा, हम बीच में शादी के बाद की बात ले आए। उससे पहले की बात थी कि एक तो ये प्यार वाली बात होगी कि इस तरह से आप एक दूसरे को पहचान सकते हैं, परख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मामला आते हैं आजकल, जो सामने आते हैं, वो ब्रेकअप के बहुत जल्दी आ जाते हैं, जरा जैसी बात पे, या फिर जिसका भी देखो, जिसका हाल देखो वो ब्रेकअप से। आप ब्रोकन सर्च मार लीजिए, पता नहीं कितने सारे लोग हैशटैग यूज किए हुए होते हैं। तो ये ब्रेकअप जो क्या वजह ज्यादा होती है ब्रेकअप होने की, या फिर एक दूसरे से अलग करने की अपना रिश्ता, क्या, और इनको दूर कैसे किया जा सकता है, फिर बचा कैसे जा सकता है? मुझे लगता है, देखिए, ब्रेकअप एक तो ना ऑप्शन बहुत है, अब इतने ऑप्शन है कि इंस्टाग्राम खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, बाकी मैंने तो चलाई नहीं है, पर टिंडर, बम्बल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ गया है कि आपको इंसान की वैल्यू नहीं है। आपको ऐसा लगता है, अगर आप छोटी एज में हैं, स्पेशली 18 से 22-23 साल के लोग, मान लीजिए 22 साल तक के, 18 से 22 में तो स्पेशली वो ऐसा सोचते हैं कि अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं छोटी हूँ, अभी तो इससे अच्छा कुछ मिलेगा। ये जो एक अच्छे का मिथ है ना, ये बहुत बुरा है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अच्छा बुरा होते हैं लोग, ऐसा नहीं कह रही अच्छे बुरे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्यार 2 लोगों में बराबर है, रिस्पेक्ट है, तो कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ चलाई जा सकती है ना। और दूसरी चीज़ की ब्रेकअप से बचा कैसे जा सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर
लड़का लड़का रहे, लड़की लड़की रहे, और लड़के में थोड़ी सी लड़की हाँ। और लड़की में थोड़ा सा आदमी जिंदा रहे तो रिश्ता बहुत आसानी से चल जाता है। क्या बात है। ठीक है, अब लड़का लड़का लड़की लड़की, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया, मैं इसको समझा सकती हूँ। देखिए, मैंने ना बहुत चीज़ें देखने के बाद ये समझा, जैसे अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ी मस्कुलिन, जैसे अब ये थोड़ा स्पिरिचुअल जा रहे हैं हम, कि हर इंसान में दोनों पार्ट होते हैं, मस्कुलिन एनर्जी होती है और फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी हमारे लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट चैनल में, मस्कुलिन एनर्जी राइट चैनल में। ठीक है, तो जब हम आदमियों की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है, घर बाहर का देख रहे हैं, वो बता रहे हैं जो आपके ज्यादातर मैंने स्टोरी पे देखता हूँ हाँ, कि 11 की स्टोरी लगे होते हैं, 11:11 11 सेकंड भी होता है क्या उसमें? नहीं नहीं, आप कर सकते हैं। इट्स लाइक इट्स एंजल नंबर। ऐसा नहीं है कि आपको टाइमिंग ही होनी चाहिए, आपको कहीं दिख भी सकता है। ठीक है, पहले मैं ये खत्म करती हूँ। ठीक है, एक ये वाला पार्ट वो अलग है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स है, ये भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल सा है, पर मैं आपको बस थोड़ा सा बता रही हूँ। तो क्या होता है कि हर आदमी में दोनों एनर्जी होती है। अब जो जिस तरह का काम कर रहा है उसकी वो एनर्जी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। जैसे कि अभी मैं बाहर रह रही हूँ, अकेली हूँ, घर चला रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ, मेरी मस्कुलिन एनर्जी नॉर्मल लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मतलब मुझे गुस्सा आ सकता है, मैं इसीलिए कहते हैं ना लड़कियों को पैसे कमाती हैं तो फिर थोड़ा सा ईगो आ जाता है, बट वो इसलिए होता है क्योंकि हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, मतलब हमारी मस्कुलिन एनर्जी बढ़ी हुई है। लेकिन अगर हमको आदमी ऐसा मिलता है जो अपनी डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में है, मतलब कि जो आदमी जैसा है, ठीक है, अब जिसकी हरकतें औरतों जैसी नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही आदमी औरत, इट्स जस्ट दैट कि एक होता है ना, औरतों को बहुत नाजुक बनाया गया है। ठीक है, अगर उनकी सॉफ्ट साइड, अगर आपको ट्रू फेमिनिन एनर्जी में अपनी वाइफ को, अपनी पार्टनर को रखना है, आपको उसको बहुत पैम्पर करना पड़ेगा, आपको उसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर इतनी जिम्मेदारियां डालते हैं, आजकल के रिलेशन होते हैं, और खुद मैं बता रही हूँ कि लड़कियां सारा कुछ चला रही होती हैं। ठीक है, लड़कियां चला रही होती है पूरा रिश्ता, ठीक है, आदमी नहीं कर रहा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। तो अब ये गलत नहीं है कि एक पार्टनर में, मतलब एक पार्टनर चला रहा है, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है कि आदमी ये मानना नहीं चाहता कि अब मुझे में फेमिनिन एनर्जी है, कि ठीक है, अगर ये गुस्सा है, ये इतनी मेहनत करिए, तो लाओ मैं शांत हो जाता हूँ, लाओ मैं कप एक फिर वो चाय क्या का। कहता है कि वो कहता है अच्छा तुम कर रहे हो तो फिर इस वजह से तुम ये मुझे सुना रहे हो, हाँ, तुम ये मुझे बता रहे हो, ये प्रॉब्लम मुझे बताना जरूरी था क्या? आजकल की ज्यादातर ब्रेकअप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लड़कियों ने कमाना शुरू कर दिया है, बाहर निकलना शुरू कर दिया है, मुंह में जबान आ गई है, और ये सब हो रहा है। गलत नहीं है, गलत ये है कि अब आदमी इस चीज में, सामने वाला उसकी ईगो हट हाँ, जाती है। अब सामने वाला ये नहीं मानना चाह रहा है कि हाँ तुम थक सकती हो दुनिया से, तुम में भी ये चीजें आ सकती हैं, तुम अगर, क्योंकि हम तो सदियों से ऐसे जीते आ रहे हैं कि तुम सब कुछ कर रहे हो, लाओ हम तुमको जूते तक पहनाते आ रहे हैं, है ना, सर पे बिठाते आ रहे हैं। क्या कहते थे, वो काम करके आया है, कितनी इंपॉर्टेंस मिलती थी, काम करके आया है, जाओ उसको पानी दे, वो कैसा खाना खाएगा, लेकिन वहीं हम काम करके आ रहे हैं, हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। तो क्या हमारी मस्कुलिन एनर्जी हर्ट नहीं होगी? एक टाइम तक नहीं, एक, और फिर ये भी चीज़ देखिए कि हम फिर इस चीज़ को दबाते चले जाते हैं कि नहीं हम बहुत सेल्फिश लगेंगे, ईगोइस्टिक लगेंगे, ये कहेंगे दिमाग खराब हो गया है कमा के, है ना, ऐसा लगेगा। पर क्या होता है कि हम एक तो वहाँ से भी, दुनिया से भी पिट के अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, कमा रहे हैं, एक वही चीज़ है जो थोड़ा सा प्राइड दे रही है, और उसको भी फिर हमको दब के रहना है। मतलब आप उसको जता भी नहीं सकते कि मैं कर रही हूँ चीज़ें, क्योंकि आपने कर दिया तो वहीं पर रिलेशन खराब है। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। इसलिए एक रिश्ते में मतलब अगर औरत में थोड़ा आदमी आ रहा है तो आदमी कोशिश करे अपने आप में थोड़ी औरत ले आए। और प्लस दूसरी चीज़ की इज्जत देखो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि आदमी भी कमाता है लेकिन औरत को इज्जत से रखता है। ठीक है, औरतों में ये थोड़ा पेशेंस कम होता है, औरत कमा के आदमी को ज़्यादा दिन नहीं खिला पाती है ना, क्योंकि उसमें बहुत बारीक बात को आपने पकड़ा है। हाँ, जो कि एक रग जैसी है, एक दुखती रग है। आजकल के बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। बिल्कुल आपने वो भी सोच समझ करके बोला होगा, वो भी देख करके जी, कि हाँ है ये ना? होता है। हाँ, तो क्योंकि इसकी क्या वजह है? क्योंकि
वायरिंग ऐसी हुई है बचपन से, कभी देखा नहीं मम्मी को ऐसे पापा के लिए ज्यादा चीजें लाते, पापा ने किया हमेशा सब। तो फिर हम मतलब लड़कियों को कैसे रखते हैं, क्या चाहिए भैया ने ला दिया, क्या चाहिए पापा ने ला दिया, बचपन से सब आपको दिया जा रहा है, ठीक है। फिर अचानक वो सब अपने हाथ में, फिर अचानक आप किसी को दे रही हो तो आपको गिफ्ट के तौर पे तो बड़ा अच्छा लगेगा, फील होता है। नहीं आपको गिफ्ट के तौर पे अच्छा लगेगा, मैं तुम्हें ये दिलवाती हूँ, मैं तुम्हें वो दिलवाती हूँ, ठीक है। मतलब कभी भी आप अगर नोटिस करेंगे लड़की इस एंगल से नहीं कमाती कि मैं जाके अपना ससुराल चलाऊंगी, अपने पति को खिलाऊंगी, ऐसे कोई कमाता है, ऐसे नहीं कमाता। देवर लाइक कि और अच्छा बनेंगे ना, वो भी कमा रहा होगा, मैं भी कमा रही हूँ। कभी ये कहते सुना है कि वो घर पे बैठ के राज करेगा, नाकामयाब इंसान से लड़कियां मोहब्बत बहुत ही कम, कोई मोहब्बत कर लेती है, शादियां नहीं करती। मोहब्बत सबसे अच्छी नाकामयाब आदमी से होती है, क्योंकि पूरा टाइम दे रहा होता है आपको। मोहब्बत सबसे अच्छी नाकामयाब आदमी से होती है। तो शादी कामयाब आदमी से करते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि अब इसके भी कई रीजन है, क्योंकि घर वाले नहीं मानते, घर वालों को दिखाए क्या बोल के दिखाए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो नाकामयाब है तो हमारी वजह से हमने कोशिश नहीं की, आप पूरी कोशिश कर रहे हो तो उसको कामयाब बनाने की। लेकिन किसी किसी का नेचर होता है, जैसे इतना कि अगर किसी औरत में की प्रवृत्ति है कि उसमें थोड़ा सा आदमी जिंदा है, तो कोई आदमी भी होता है जिसमें वो उसकी फेमिनिन एनर्जी जाती ही नहीं, उसको है कि अब मुझे नर्चर करो, मुझे लाओ, मेरे लिए चीजें करो, ये रिश्ता तुम चलाओ, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन औरतों के लिए जैसे आदमी मोहब्बत ये पैसा रुतबा या फिर जाति वगैरह देखती है क्या लड़कियों, क्योंकि लड़कियों में ज्यादातर नजर आता है कि वो सबसे पहले देखते हैं। जैसे आपने बताया कि लड़की शादी कामयाब आदमी से ही करना पसंद करती है, तो फिर वो मोहब्बत के वादे वो सब वो कहाँ जाते हैं? देखिए बताते, एक अगर ट्रू फेमिनिन एनर्जी ना, वो हमेशा एक एस्पायरिंग इंसान ढूंढते जिससे वो सीख सके, जिससे उसको कुछ मिले, मुझसे ज्यादा देखिए पुरानी चीजें जो भी है ना वो लगती गलत है, लेकिन उनके लॉजिक सही होते थे। अब जैसे कि हमेशा लड़की से बेहतर लड़का ढूंढा जाता है, उससे ज्यादा कमाता हो, उससे ज्यादा पद पे हो, ढूंढा जाता है। क्यों? क्योंकि जो लड़की की एनर्जी होती है वो उसकी इज्जत से खत्म हो जाती है। अगर कोई उससे कम का होता है, उससे ऊपर होगा ना, तो वो उस जैसा बनना चाहेगी, उससे सीखेगी, वो उसको थोड़ा होल्ड कर सकता है, गाइड कर सकता है। हमारी फेमिनिन एनर्जी को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, हमको पता होता है हमको क्या करना है, बस बता दो कैसे करना है ना, ऐसा होता है। क्योंकि बहुत अच्छा दिमाग होता है, हम बाहर घर का सबका काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। अब ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं तो हमें गाइडेंस चाहिए ना, नेक्स्ट लेवल हमें कोई सिखाने वाला चाहिए। तो इस चक्कर में भी खुद से अच्छे लड़के ही पसंद आते हैं। दूसरी चीज, लड़कियों का कोई दोष नहीं है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं। और दूसरी चीज आप बताएं, क्या पूछा था आपने, एक बार फिर से रिपीट करें कि नाकामयाब लोगों से प्यार मोहब्बत, हाँ, शादी, क्या आपने जैसे बताया कि प्यार नाकामयाब लोगों से लड़कियों को हो जाता है, लेकिन शादी कि पैसा वैसा देखती हैं लड़कियां, देखती हैं कि नहीं, पैसा वैसा लड़कियां देखती हैं कि नहीं, है ना। ये आपने देखा कि वो देखती हैं जाति पाति, पैसा वैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है। अगर स्पेशली कच्ची उम्र का प्यार होता है, ज्यादातर ऐसी शादियां आपको वही मिलेंगी जो 7-8 साल 5-6 साल से रिलेशन चले आ रहे हैं, क्योंकि बचपन में सपना शुरू हुआ कि तुम भी कर लोगे, मैं भी कर लूँगी, 2 साल बाद जॉब लग जाएगी, ठीक है, सपना शुरू, लेकिन नहीं हुआ है किसी वजह से, लड़का नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा प्यार में है, ठीक है, तो वो ज़रूर कर लेगी शादी, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल दिमाग कम है। लेकिन इसके लिए रिलेशन बहुत लंबा चाहिए, मतलब कि, और इसमें भी लड़के को एकदम लड़की को अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो ढंग से रखा हुआ है, लड़की 2 चीज़ों पर मर सकती है, या तो बंदा सेटल्ड बहुत अच्छा हो तो उसकी एक आध कमी झेल लेगी, या फिर वो प्यार इतना करता हो कि दौलत सबकी फीकी पड़ जाए, ठीक है, सबकी दौलत फीकी पड़ जाती है अगर लड़की को प्यार मिल गया। एग्जांपल इसमें शामिल कर, हाँ, अगर कोई इंसान उसको उस हद का प्यार करता है, उस इज्जत का, साइको टाइप नहीं, उस इज्जत का, उस एहसास का कि अगर मैं नहीं भी हूँ, वो दिल बना करके उसमें तीर निकाल, नहीं, अगर मैं नहीं भी हूँ, तुम तो उड़ रही हो ना, मैं तुम्हें और ऊंचा उड़ाऊंगा, जिसको उससे जलन ना हो, जो उसके पंखों
को और ज़्यादा उड़ान दे सके। ऐसे लड़के से चाहे वो कुछ ना करता हो, कोई भी लड़की शादी कर लेगी, मैं भी कर लूँगी, लेकिन एक एज के बाद, अब जैसे अब तक कुछ हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर जो घर वाले जिस क्राइटेरिया से देखते हैं कि क्या जाहिर सी बात है कि वो भी कामयाब ही चाहेंगे। हाँ, अच्छा, तो ब्रेकअप किसी का हो जाता है, हाँ, तो फिर वो वहां से, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंटली तौर पे या फिर दिमाग दिल वगैरह सब कुछ एक अलग ही उसके एरिया में होते हैं, तो उससे बाहर निकलने का रास्ता किस तरह से है? या फिर ये कि अगर कोई छोड़ जाता है तो फिर उसको भूलने में या फिर उन सबसे दूर जाने में किस तरह का इंसान को मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, या फिर किन किन लम्हों से वो गुजरता है, और किस तरह से उसे करना चाहिए, या फिर एक नए रिश्ते में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, फिर किस तरह से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत गलत सवाल एक शायर से कि कैसे निकल जाते तो लिखते क्यों? नहीं, शायर तो बहुत सारे आइडिया लिखते हैं, पर हर तरह का सॉल्यूशन होता है उनके पास। पर मुझे ऐसा लगता है कि भागो मत, इमोशन से भागो मत, उनको पूरा जियो, प्रोसेस करो और धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर आपको किसी बात पर रोना आ रहा है, आप 2 दिन 4 दिन, फिर कभी कभी रोना आएगा, फिर धीरे धीरे और महीनों में रोना आएगा, है ना। तो जब आपके इमोशंस की इंटेंसिटी कम होती है, फीलिंग्स की भी हो जाती है, यादों की भी हो जाती है, मुझे लगता है टाइम दीजिए। प्लस आप एक एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप सोचिए कि आप छोटे बच्चे हैं, जब हम बड़े होना चाहते थे ना, तो पैसे कमा के हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, गिटार सीखना चाहते थे, स्विमिंग करना चाहते थे, डांस सीखना चाहते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, तो अब तुम वो चीज़ें क्यों नहीं कर रहे, है ना। तो टाइम निकालो। जैसे मैंने बीच में कथक नहीं, सेमी क्लासिकल ज्वाइन किया था ना, गिटार क्लास के लिए गई थी। तो मुझे लगता है कि जो छोटे बच्चे को आपको जो चीज़ें करनी थी ना, आप वो कर सकते हैं। प्लस आप अपने इमोशंस लिख सकते हैं, लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, तो सबसे ज़्यादा जो मतलब लोगों ने सॉल्यूशन बताया है, तो लिखने को बताया कि अपने दिल की जो बात है वो सिर्फ लिख करके बयान हो सकती है, बाकी कोई किसी का दुख सुनने को नहीं बैठा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस जोड़ूंगी कि देखो, लिखना कई तरीके का होता है। अब हम जो लिख रहे हैं, एक हम उस लेवल पे जाके लिखते हैं कि लिख कर और दुखी हो गए, तबाही कर लिया अपने आप को, समझ रहे हैं। जैसे कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि बिल्कुल मैं मर सकता हूँ, जी सकता हूँ, मीरा हो सकती हूँ, ऐसा कुछ। 2 टाइप का लिखना होता है। एक लिखना जो आप महफिलों के लिए लिख रहे हैं, सुनाने के लिए लिख रहे हैं, या फिर शौक के लिए लिख रहे हैं। एक जो आपको निकलने के लिए लिखना है, उसमें आपको पर डे लिखना पड़ेगा कि मैं आज क्या मतलब मैं कल क्या मैं ऐसे स्टेप्स ले सकता हूँ जिससे मुझे बेटर फील होगा। फिर एनालाइज कीजिए कि बेटर फील हुआ या नहीं। फिर सेल्फ हेल्प बुक्स आप पढ़ सकते हैं। फिर ये देखिए कि किन चीज़ों से, किन मोमेंट्स पे आप डिप्रेस से हो जाते हैं, आप उनको हैंडल करने के तरीके ढूंढिए। ठीक है, जब आपको ऐसा लगता है कि रात में मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, तो आप अपना ऐसा शेड्यूल बनाइए, सुबह से शाम तक इतना खुद को थका लीजिए, जिम विम और मतलब खुद पे काम कीजिए कि रात को नींद आपको टाइम से आने लगे, आपका आधा दुख खत्म हो गया। ज्यादातर ब्रेकअप के बाद में बॉडी बिल्डर या फिर शायर बन जाते हैं लोगों का, तो खैर ये है। अच्छा, इस पे भी कि अच्छा ये देखिए, लड़के इतना भागते हैं, मतलब वो नशे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो नशे करते हैं, सिगरेट दारू जो भी वो करना चाहे वो कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं, क्लब चले जाते हैं, ट्रिप्स पे चले जाते हैं, और क्या कहते हैं, जिम जाते हैं। नहीं करते ना, तो सारे लड़के बॉडी बिल्डिंग नहीं, मैं बता रही हूँ, जिम जाते हैं, मतलब लड़के ये कर तो सकते हैं, लड़के तो कर तो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 80-85% ऑफ गर्ल्स इसमें से कुछ भी नहीं कर सकती। वो घर पे खुल के रो भी नहीं सकती, नहीं रो पाती, क्योंकि अगर घर पे आसपास से हो ना, तुम आखिर घर छुप के रो सकती हो, मुझसे कैसे होगा सब, दफ्तर जाना होता है मतलब तो रो भी नहीं सकता ना। अरे जाके रो सकते हैं, मतलब देखो, बाहर अगर दफ्तर जा रहा है, उसको अकेला कुछ मी टाइम मिल रहा है, कुछ मी टाइम मिल सकता है। अगर वो बाहर लेने आती है ना, किसी ने कहा ना, जब भी रोना हो चिरागों को बुझा के रोना, लोग वो चेहरा पढ़ लेते हैं। मैं कुछ ये कह रही हूँ कि लड़कों के पास एस्केप करने के मौके बहुत हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियां पूरे दिन घर पे हैं, वो इनमें से कुछ नहीं कर सकती। मतलब जो मैं 85-90% की बात करूँ, जो 10% आजाद हो गई, आज मैं हूँ, जैसे कि मैं
खूब रो भी सकती हूँ, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो फ्रीडम लगता है ये कि मैं खुल के रो सकती हूँ, ठीक है। मुझे किसी को कोई रोने रीज़न नहीं देना। रोने से सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूँ कि रोने के बाद बहुत सारा जो दिल भारी भारी होता है या फिर जो नेगेटिव थॉट्स वगैरह होते हैं उनमें थोड़ी सी कमी आती बहुत। है ना। अच्छा, आपकी एक पोस्ट देखी या फिर आपकी आप बात करती हैं घरेलू हिंसा के बारे में, तो आपने महसूस की है या फिर कहीं पे किसी और के यहाँ पे देखी है उसको क्या? वो तो अमूमन देखते हैं, हम भी देखते हैं जाहिर तौर पे, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन है आपके जहन में? उसका कोई सॉल्यूशन है आपके जहन में? मुझे लगता है परवरिश, क्योंकि जो बिगड़ गया है उसको तो ज़्यादा सुधार नहीं सकते, है ना। जी। बाकी लेकिन आगे वाली, और पहली बात तो अगर किसी के साथ हो रही है, और क्योंकि कहना आसान होता है कि छोड़ दीजिए चले जाइए, जो जी रहा होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो अगर कोई सॉल्यूशन है, जैसे कि अगर बहुत ही है तो, या फिर कोई भी लेवल ऑफ टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा क्या ही है, लेकिन अगर हिम्मत है, जज्बा है, तो बिल्कुल अपनी रिस्पेक्ट उठाइए और चलते बनिए। लेकिन अगर किसी भी हद का सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप जाना नहीं चाहते तो वो करिए, आवाज़ ज़रूर उठाइए, आसपास के लोगों को बताइए, नहीं उनके घर वालों को, अपने घर वालों को बताइए तो ज़रूर कि क्या हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन शायद निकल आए, है ना। और दूसरी चीज़ की परवरिश बहुत मैटर करती है, क्योंकि जिसने जो देखा है वो वही सीखता है ना। तो क्या देखा है उन्होंने, और क्या आप अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं कि सहो, है ना, या फिर अपने बेटे को ये सिखा रहे हैं कि उठाया जा सकता है हाथ, है ना। तो आप जितना रिस्पेक्ट से अपने घर में लेडीज को देंगे, जितनी चाहे वो पार्टनर हो, बहन हो, माँ हो, उतना ही आगे जाके आपका बच्चा या बच्ची उसी हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे। तो मुझे लगता है कि घर वालों को घर में और खुद अपनी अपनी एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सबको रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए, बात हो या फिर हाँ बात ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, फूलों से आपको खास कोई मोहब्बत है? उसकी कोई खास वजह है, क्या है? मिलते नहीं मुझे किसी ने दिए नहीं खत फूल, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वही नहीं मिले फूलों मुझे। अब ये भी था कि एक वक्त तक मुझे ऐसा लगता फूल तोड़ने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मतलब फूल तोड़ेंगे तो वो तो जिंदा होते हैं, मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। फिर मैंने ऐसी मम्मी से बोला कि एक दिन, तो मम्मी की बात से मेरा ये चेंज हो गया आइडियोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि वो तो पेड़ पे रह के भी मुरझा जाएंगे, उनका तो काम ही होता है कि वो किसी दूसरी चीज़ की खूबसूरती बढ़ाते हैं, है ना। अगर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते तो उनको मतलब और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी खूबसूरती तक फूल आते हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। अच्छा, आपका एक पीस था किसी शो का कि स्त्री क्या चाहती है? जी, तो क्या चाहती है कि स्त्री? स्त्री, मुझे लगता है औरत सबसे ज़्यादा चाहती है कि कोई उसको ऐसा प्यार करे जो किसी से ना किया। ये रब ने बना दी जोड़ी का डायलॉग है, बट लिटरली मुझे लगता है जब आप उसको सुनते हो ना तब समझ जाता है, वक्त के साथ आपको समझ में आता है कि हाँ शायद बस इतना ही चाहते हैं। अगर हमें हमारा पति, हमारा पार्टनर, हमारा प्रेमी ये एहसास भी कराता रहे कि तुम बहुत ज़रूरी हो, नायाब हो, हाँ तुम बहुत ज़रूरी हो, वो भले ही वक्त दे ना पाए लेकिन हमें उसकी कोशिश दिखे कि वो कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था। हमारे लिए कोशिश भी बहुत मैटर करती है कि मैं डिनर के लिए आना चाह रहा था, बॉस ने रोक लिया, मतलब, और वो सच्ची कोशिश होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस बोल के। तो मुझे लगता है कि हम उतने में भी खुश हैं। या फिर बहाना भी बनाए तो ऐसा बनाए कि हकीकत लगे, नहीं हकीकत ही हो सच में। मतलब अगर आप अपने, जैसे मैंने कहीं पढ़ा था और बहुत फेमस भी है कि हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। अगर आप सच में, मैं सच में कह रही हूँ कि अगर आपकी पार्टनर आपसे खुश है ना, लक्ष्मी समझ लीजिए, आपके जीवन की घर की लक्ष्मी वही है। सबसे ज़्यादा आप अपनी लाइफ का टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताने वाले, आपने किसके साथ कितना बिताया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोस्त, घर वाले, वो अभी तक साथ है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ बिताएंगे, उसके साथ बीतने वाला है। तो आपको कोशिश करिए, अगर वो खुश है ना, मैं कह रही हूँ 90% लाइफ आपकी एकदम सफल है। तो हर जगह सुकून है, और उसको सुकून तभी आएगा जब आप उसको इम्पोर्टेंट फील कराते रहेंगे, टाइम देंगे, केयरिंग देंगे, बस इतना ही चाहिए, बहुत महंगे महंगे तोहफे नहीं चाहिए जी। अच्छा, आप शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, जाते जाते 2-4 सवाल जो आपसे, इसके बाद विदा लेते हैं
कि आपको शायर कौन पसंद है ज़्यादातर? मैं पर्टिकुलर शायर तो होगा जो जिससे इंस्पिरेशन लेते होंगे आप, या फिर जिसको पसंद करते हैं? मैं खुद को बहुत पसंद हूँ तो मैं खुद से इंस्पिरेशन लेती रहती हूँ, लेकिन हाँ कुछ कुछ शेर ख्याल मेरे दिमाग में अटक जाते हैं। जी। तो एक जॉन एलिया जी का एक शेर था कि हैरत है कि हम भी ठुकराए गए हैं, हैरत है कि हम भी ठुकराए गए हैं, हम जैसे तो सीने से लगाने के लिए थे। अरे हाय, क्या बात है बाबा। और इसमें कोई गलती हुई हो तो माजरत, पर ऐसा लगता है कि हाँ इसने मेरे दिल की बात कही इस शेर ने। आपको अपना पसंदीदा कौन सा शेर है जो आपको पसंद है बहुत ज्यादा? मुझे अपना सब कुछ अच्छा लगता है। जी जी। पर फिर भी मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ ही इसी के अराउंड बनाई है कि पैर दुख रहे हैं उसके मगर मुस्कुरा के सोती है। हाँ, पैर दुख रहे हैं उसके मगर मुस्कुरा के सोती है, घोंसला बुनने की भी क्या मीठी थका होती है। क्या बात है। इंसान जिसे ठुकरा दे उसे खुदा अपना लेता है, मुझ जैसा दिखता है जिस पे उसकी रहमत होती है। क्या बात है, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और मैं सच में ऐसा मानती हूँ कि मैं भगवान की बच्ची हूँ, क्योंकि मैं सच में यहाँ पे जो भी हूँ जैसी भी हूँ, बेशक बनाने वाला वही है। वही मैं सच में, क्योंकि सच में कोई नहीं था ना पीछे, तो बस भगवान था, उन्होंने ही किया जो किया। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ अच्छा सोचने में, पॉजिटिव रहने में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़े वक्त की पाबंदी है वरना काफ़ी तवील बातें हो सकती हैं आपसे। जी शुक्रिया। तो ये थी आज़ाद पाखी साहिबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिलते हैं फिर किसी एपिसोड में आज़ाद पाखी जी से या फिर कोई नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं शफीक सैफ़ी। उन स्टॉक्स को प्यार बनाए रखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत अच्छे से सुनने के लिए धन्यवाद। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।